नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम आप सभी को। जितने भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो को, क्योंकि मध्यकालीन भारत का सबसे इम्पोर्टेंट्स ये अगर आप नोट्स बनाते हैं कॉपी में, बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला। हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर चुके थे। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे गुलाम वंश के शासकों का कालक्रम, मतलब कब कब इन्होंने शासक किया था, इसका गुलाम वंश का शासक था। इसके बाद दोस्तों हम लोग यह मध्यकालीन भारत के बाद भारतीय राष्ट्र आंदोलन का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप जितना भी नोट्स बनाते हैं, जितना वीडियो आप देखते हैं, अगर नोट्स बनाते हैं उससे ज़्यादा आपको याद रहेगा। उसके बाद आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेहतर होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल रहा कब से लेकर कब तक, 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश का कब रहा, 1211 से लेकर 36 तक रहा। राजिया सुल्तान का 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। और अलाउद्दीन मसूद शाह का जो शासन काल रहा 1242 से 1246 तक रहा। और गयासुद्दीन बलबन का जो था 1266 से 1286 ईस्वी तक रहा। आराम शाह का कितना तक रहा दोस्तों, 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक रहा, मतलब एक साल ही इन्होंने शासन किया था। रकुद्दीन फिरोज का था 1236 ईस्वी तक था। और मुइनुद्दीन बहराम शाह का 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी तक था। नसीरुद्दीन महमूद शाह का जो शासन काल रहा 1246 से 1266 तक रहा। और मुइनुद्दीन का जो शासन काल रहा मोहम्मद कैकुबात का 1286 से 1290 तक रहा। और क्यूमर्स का जो शासन काल रहा 1290 तक रहा। ये जितने भी आप ये देख रहे हैं गुलाम वंश के शासकों का कालक्रम रहा। क्या है, गुलाम वंश का शासकों का कालक्रम, मतलब कितना दिन शासन। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। सबसे पहले क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल रहा था, उसके बाद इल्तुतमिश का था, तो हम लोग सभी के बारे में एक एक करके उसका जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे उपाधि क्या दिया गया था इसको, कुरान खां का दिया गया था। सुरीली स्वर में कुरान पाठ पढ़ने का इसका तजुर्बा था। और लाक्स बक्स इसी को बोला जाता है। अगर क्वेश्चन जिसे पूछे बीपीएससी या स्टेट पीसीएस का आप तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। आप किसी भी स्टेट पीसीएस का अगर तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। अगर उसमें तैयारी जिससे करते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है लाख बक्स का उपाधि किसको दिया गया था, आपको ऑप्शन टिक करना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं अधिक दान करने के कारण मिला या नाम, किसके कारण मिला था लाख बक्स का, अधिक जो दान करता था उसी के कारण इसको लाख बक्स का इसका नाम पड़ा। ऐबक के समकालीन विद्वान, ऐबक के समय इतिहासकार कौन कौन था, हसन निज़ामी था, ताजुल मासिर और फ़क्रे मुदव्विर था। सजरा ए अंसम क्या था, इतिहासकार था और इन्होंने इसका समकालीन विद्वान के रूप में लिखा था। परिचय इसके बारे में जान लेते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक तुर्क जनजाति से संबंध रखता था। किससे संबंध रखता था, तुर्क जनजाति से संबंध रखता था। और आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज, मालिक और सिपह सालार की पदवी के साथ शासन। मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, यहाँ 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक चला। मृत्यु कब हो गया था, 1210 ईस्वी में। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के हुआ था। अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है, उसका मृत्यु जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का कैसे हुआ था, तो आंसर देना चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर हुआ था। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अगला पॉइंट कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दिया गया है। इसका प्रारंभिक जीवन क्या रहा, प्रारंभिक जीवन काजी अजीज कुफी द्वारा दास के रूप में क्रय था। क्या था, दास के रूप में। गजनी की गोरी द्वारा क्रय, गोरी द्वारा आमिर आखुर के पद पर प्रोन्नत हुआ। किसके द्वारा, गोरी के द्वारा आमिर आखुर के पद पर प्रोन्नत हुआ, मतलब उसके पद पर संभाला। महत्वपूर्ण तथ्य क्या दिया गया इसके बारे में जान लेते हैं। जून 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद राजधानी लाहौर को बनाया। राजधानी किसको बनाया, लाहौर को बनाया। मुक्ति पत्र क्या है इसके बारे में जान। 1208 ईस्वी में गौरी के उत्तराधिकारी गौर सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद द्वारा दास्ता से मुक्त कराया गया। किससे, दास्ता से। अब अगला पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे निर्माण कार्य क्या, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का ये इन्होंने निर्माण करवाया था, जिसको कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक मस्जिद है, कहाँ पे है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है जो किसने करवाया था इसका निर्माण,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का जो कार्यकाल रहा 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा है। इसका खलीफा से प्राप्त अधिकार था। किससे था? खलीफा से प्राप्त अधिकार। सुल्तान के पद की स्वीकृति मिली। सुल्तान ए आज़म की उपाधि के नाम से जाना जाता था। 1229 ईस्वी में खिलअत प्रमाण पत्र और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश प्रथम वैध सुल्तान था। कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो था इल्तुतमिश था, प्रथम वैध सुल्तान था। एकता प्रणाली क्षेत्रों का एकता में विभाजन करना था। एकता प्रणाली क्या था? क्षेत्रों का एकता में विभाजन करना था। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल रहा 1211 से लेकर 36 ईस्वी तक रहा और इसका परिचय के बारे में थोड़ा सा जान रहे। परिचय में क्या है? अलवरी जनजाति से संबंध था। किससे संबंध था इसका? अलवरी जनजाति से संबंध था। अन्य नाम था गुलाम का गुलाम और बदायूं का सूबेदार सुल्तान बनने से पूर्व था। और गौरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त कराया गया। किससे द्वारा? गौरी के आदेश से। और प्रशासन इसका प्रणाली क्या है? चहलगानी व्यवस्था का प्रारंभ। तुर्कान ए चहलगानी 40 सरदारों का गुट बनाया। किसने? इल्तुतमिश ने। कब? 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। अब यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खां का आगमन हुआ। फिर चंगेज खां के विरुद्ध मंगर बर्नी को सहायता देने से इनकार कर दिया। किसको सहायता देने से? किसको? चंगेज खां को। किसने? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य का पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का जो इन्होंने पूर्ण करवाया था, स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सिक्के का प्रचलन के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। सल्तनत कालीन में भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। कौन? शुद्ध अरबी सिक्के। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। टाका था किसका? चांदी के सिक्के और जीतल तांबे के सिक्के चलवाया। किन्होंने? इल्तुतमिश ने। किसका? टाके के सिक्के, जीतल का, तांबे के सिक्के। राजा सुल्तान का शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा, इसके बारे में जान लेते हैं। राजा सुल्तान का जो शासनकाल रहा 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर स्टेट विशेष की भी तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? राजिया सुल्तान। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है। राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों केंद्रित करने पर बल सत्तायुक्त करने में तुर्कों के साथ हुआ। किसके साथ? तुर्कों के साथ। तुर्क के जो बलवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बलवन का जो शासनकाल रहा, इसका शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा, इसके बारे में थोड़ा सा। बलवन का जो शासनकाल रहा 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक रहा। कब से लेकर? बलवन का शासनकाल रहा 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक रहा। और इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। उपाधि किसका था? अलूक खां और गयासुद्दीन का। वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था? उपनाम क्या था? बलबने खुर्द कनिष्ठ बलवान अलवरी तुर्क से संबंध था। और प्रारंभिक इसका जीवन क्या रहा उसके बारे में जान। बचपन में मंगलों द्वारा पकड़ लिया गया था। किसके द्वारा? मंगोलों के द्वारा पकड़ा गया था। गया गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा। किसने खरीदा? बसरी ने। 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया गया। फिर 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने खरीदा। किसने खरीदा? इल्तुतमिश ने खरीदा। अब यहाँ पे इसके वैवाहिक जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पद एवं वैवाहिक संबंध और शासन कार्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। खसदार का पद प्राप्त इल्तुतमिश से अमीर ए शिकार राजिया से हुआ। किससे हुआ? राजिया से। अमीर आखुर बरहम शाह से। फिर नायाब ए ममलिकात नसीरुद्दीन महमूद से। नोट 1249 ईस्वी में पुत्री हुजैदा का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद से हुआ। किससे? किसकी बेटी का? बलवन की बेटी का शादी पुत्री हुजैदा का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद से हुआ। और शासनकाल क्या रहा इसके? नौरेज त्यौहार मनाने की प्रथम आरंभ हुआ। कब? बलवन के शासनकाल। दीवान ए अर्ज जो था सैन्य विभाग की स्थापना किया गया। दीवान ए अर्ज किससे संबंधित है? सैन्य विभाग से, मतलब सेना से संबंधित है। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए सेना मंत्री इमाद उल मुल्क वजीर ए आर्थिक नियंत्रण से मुक्ति कराया गया। किससे? सेना मंत्री क्या? इमाद उल मुल्क वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त। अब नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं हम लोग। इसका राजतत्व का सिद्धांत क्या रहा? रक्त और लौह की नीति, सुल्तान का पद इस पर पद।
और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा रक्त और लौ की नीति कितने स्टार्ट किया था? बलबन ने सुल्तान का पद, बलबन ने ईश्वर प्रदत्त, बलबन ने सुल्तान का निरुकस होना आवश्यक है, बलबन के ही द्वारा सिजदा और पावोस की रीतियाँ प्रारंभ किया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। ये जितना भी चारों पॉइंट 5 पॉइंट है इसमें से यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। रक्त और लौ की नीति ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलबन के द्वारा दिया गया है। बलबन का मुख्य विचार क्या था उसके बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है। राजा धरती पर नियामत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधित्व कौन? बलबन के द्वारा गिरे। रजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रतिबिंब। बलबन अपने आप को ईश्वर का उपाधि भी जानता था। मान मर्यादा में राजा का कर्म पैगंबर के बाद, किसके बाद? पैगंबर के बाद। जो मुस्लिम लोग मानते हैं पैगंबर को, उसके बाद मान मर्यादा में बलबन को ही मानते। तो उस समय की बात है, शासनकाल के दौरान। बुगरा खां पुत्र के सलाह, सुल्तान का पद, निरंकुशता का सजीव प्रतीक, लौ एवं रक्त नीति का संस्थापक। यहाँ से देख सकते हैं लौ एवं रक्त के नीति का संस्थापक किसको बोला जाता है? बलबन को बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बलबन की मृत्यु के बारे में बात कर रहा है। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गया। कैकुबाद मतलब बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र मतलब पोता गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? कैकुबाद। और 1290 ईस्वी में कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज के आरिज़-ए मुमालिक का पद दिया। किसको दिया? जलालुद्दीन फिरोज को आरिज़-ए मुमालिक का पद दिया गया। किसको? जलालुद्दीन को। यहाँ पे खिलजी वंश के बारे में जान लेते हैं। खिलजी वंश कौन था? जलालुद्दीन खिलजी को खिलजी वंश संस्थापक है। राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का स्थापना किया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। आदर्श क्या था? उदार निरंकुशवाद। और अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया गया। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजुक का पद दिया गया। पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया गया। किसका? जलालुद्दीन की बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया गया। खिलजी वंश का यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब आगे जाके हम लोग अगले पॉइंट में देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासनकाल रहा। इसका प्रथम सुल्तान ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी जो था प्रथम सुल्तान भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली करता था। किसका? भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली क्या करता था? और परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीना। किससे? सारे विशेषाधिकार समाप्त और इनकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ किया। किससे? खुद मुकद्दम से एवं चौधरी से, मतलब जो जमींदार लोग थे उससे इनकी भूमि से भी कर लेना आरंभ कर दिया। उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीना जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वक्फ व धर्मार्थ प्राप्त हुई अधिक के रूप में प्राप्त हुई थी। परिणाम स्वरूप खालिसा भूमि का भी इन्होंने भूमि को वृद्धि किया। किसका क्या? खालिसा भूमि में वृद्धि किया। अलाउद्दीन खिलजी का 4 अध्यादेश था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है। उपहार, पेंशन, दान में प्रदत्त भूमि संबंधित व्यक्तियों से वापस, इसका प्रथम उद्देश्य था। और सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से आधिकारिक कर लेने का आदेश दिया गया। द्वितीय इसका क्या था? गुप्तचर विभाग का संगठन। तृतीय था मादक द्रव्य, शराब, भांग आदि के प्रयोग तथा जुआ खेलने पर पाबंदी लगा दिया गया। तृतीय इसका अध्यादेश। चतुर्थ क्या? सरदारों एवं अमीरों के दापते विवाह एवं संबंधों पर जाने पर भी रोक लगा दिया गया, जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, सहाना ए मंडी मालिक कबूल की नियुक्ति, सहाना बाजार का अधीक्षक और समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण कर दिया गया। सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्ति किया। किसके लिए? सफलता के लिए। और महत्वपूर्ण कर क्या है? घरी कर, घर एवं झोपड़ी पर, चराई का, दुधारू पशुओं पर, सभी पर इन्होंने कर लगा दिया गया। और किन पे प्रतिबंध, 4 उसका अध्यादेश था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके द्वारा? यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त, उपाधि सिकंदर ए सानी, द्वितीय सिकंदर। प्रसिद्ध सेनापति कौन था? जफर खान था। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ। किसका मृत्यु हो गया था? यहाँ पे मंगोलों के द्वारा लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी का जो है मंगोलों के द्वारा लड़ते हुए मृत्यु हो चुका था। दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किया गया। और मुख्य उद्देश्य क्या था? एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था।
भूमि पैदाइश के आधार पर लगान वसूली, उपज का 50% भूमि कर खराज, भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। कौन था? भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। और मलिक काफूर अलाउद्दीन की गुजरात विजय के दौरान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? मलिक काफूर। अन्य नाम क्या था? हजार दिनारी, इसी का नाम था हजार दिनारी भी नाम था। महत्वपूर्ण अभियान क्या है इसका, अलाउद्दीन खिलजी का, उसके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तरी अभियान आक्रमण, गुजरात विजय अभियान अलूग खान तथा नुसरत खां के नेतृत्व में। कहाँ पे? गुजरात में। और रणथौर, भौर, मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़ तथा चंदेरी पर विजय प्राप्त किया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और दक्षिण अभियान में आक्रमण क्या था इसका? दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान भेजा गया था। किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में। और वारंगल, देवगिरी, होरसल क्षेत्रों को नियंत्रण में ले लिया। और रामेश्वर में मस्जिद का निर्माण किया। रामेश्वरम में किसका निर्माण किया? मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। इन्होंने ही पद्मावत की रचना किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। रानी पद्मावती की जौहर तथा कथा का वर्णन किया गया है। रानी पद्मावती राजा रतन सिंह चित्तौड़ की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, इसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक स्वयं को खलीफा घोषित किया था। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के द्वारा। उपाधि क्या था? उल इमाम खलीफतुल्लाह, इसका जो था इसका उपाधि दिया गया था। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है दिया गया है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा थी। क्या? रावी नदी था। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता। दूसरा पॉइंट में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। कहाँ पे? अपूर्ण काला किलो खरी में और कुलीगढ़ी महल में। कहाँ पे? अब अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। भूमि कर जो था उत्पादन के 50% निर्धारित करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पे अगला पॉइंट, रामचंद्र देवगिरी का शासक था। कौन था? देवगिरी का शासक था। मलिक काफूर से पराजित हो गया था। किससे हुआ था? मलिक काफूर से। और राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन के द्वारा प्रदत्त किया गया था। किसका? राय रायन की उपाधि। किसको? रामचंद्र देव को। यहाँ से देख लेते नासिरुद्दीन खुसरव शाह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस्लाम खतरे में है कि इन्होंने किसने कहा था? नासिरुद्दीन खुसरव शाह के द्वारा, विरोधी द्वारा दिया गया नारा था। किसका? विरोधी द्वारा, इस्लाम का शत्रु। कौन? और शासनकाल 15 अप्रैल से लेकर 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक रहा। इसका शासनकाल रहा। और धर्मांतरित सुल्तान था हिंदू से मुसलमान। क्या हुआ था? धर्मांतरित मुसलमान था, हिंदू से मुसलमान हुआ था। उपाधि क्या था? पैगंबर का सेनापति। क्या था उपाधि? पैगंबर का सेनापति। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ दिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की मृत्यु मंगलों से लड़ते हुए हो गया था। और सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। किसका? आमिर खुसरो ने। किसने किया था? आमिर खुसरो ने। किलो खरी और किलू गढ़ी के महल का निर्माता कौन था? कैकुबाद था। अगर क्वेश्चन पूछे जैसे किलो खरी और किलू गढ़ी के महल का निर्माता कौन था? कैकुबाद। गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं का खलीफा सहायक कहा। किसने कहा था? बलबन ने कहा था। बलबन के काल 1279 ईस्वी से लेकर बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का नेतृत्व था। कौन? तुगरील खां और बंगाल का सूबेदार ने। किसके? तुगरील खां और बंगाल के सूबेदार के द्वारा। अब यहाँ पे देख ले गोल गुम्बद क्या है। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा है। गोल गुम्बद किसका है? बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा जो गोल गुम्बद है, भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल इसको किया गया है। विश्व के विशालतम गुम्बदों में से एक है। पूरे विश्व में दुनिया की बात करें तो उसमें पूरी दुनिया में विशालतम गुम्बदों में से एक है।
इसका बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा है। बाहरी जो भाग है प्याले की भांति है, प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था है। किसका है? कंगूरों की व्यवस्था है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देख लेते, तुगलक वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में, इसका शासन कल कब तक रहा और इसका संस्थापक कौन था उसके बारे में जान लेते हैं। तुगलक वंश का जो शासन काल रहा 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी में रहा। कहाँ तक रहा? 1320 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका रक्षक नियुक्त किया गया था। उपाधि गाजी मलिक। इसको उपाधि किस चीज़ का मिला था? गाजी मलिक का उपाधि मिला था। माता कौन थी? हिंदू जार थी। किसका? गयासुद्दीन तुगलक की जो माता थी हिंदू जार थी और पिता करौना तुर्क था। तुर्क के रहने वाला था, मतलब तुर्की के रहने वाला था। अब बलवंत का दास था। किसका था? बलवंत का दास। और दीवालपुर का राज्यपाल नियुक्त हुआ था। और किसके समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय जो हुआ था, दीवालपुर का राज्यपाल नियुक्त हुआ था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अब यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्व जो इसका मोहम्मद बिन तुगलक वंश का जो था गयासुद्दीन तुगलक, उसका सैन्य कार्य क्या था और राजस्व कार्य क्या रहा, इनके बारे में जान लेते हैं। सैन्य कार्य, मंगोलों का आक्रमण से रक्षा और मालिक उल गाजी की उपाधि मिला था और खुसरो शाह से दिल्ली छीना था। किसके द्वारा, किससे छीना था? गयासुद्दीन तुगलक ने किसका छीना था? खुसरो शाह से दिल्ली छीना था। 1320 ईस्वी में सुल्तान बना और अन्य नाम गाजी बेग था और तुगलक गाजी तुगलक था। क्या नाम था? अन्य नाम गाजी बेग, तुगलक गाजी तुगलक था। और राजस्व प्रशासन इसका क्या रहा? लगान का उपज कितना था? 1/5 से लेकर 1/3 भाग। अकाल का समय क्या रहा? भूमि कर माफ कर देना और राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्से की जगह कर मुक्त जागीरें प्रदत्त करना, मतलब उसको मुक्त जागीरें प्रदत्त किया जाता था। नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन था। नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन था, उस समय की बात है। किसके समय? गयासुद्दीन तुगलक के समय की बात है ये। मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान आमिर का कोही का स्थापना किया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। और कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग बनाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। मुख्य कार्य क्या था? कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता और अधिकाधिक भूमि को कृषि कार्यों का अधीन लाना। और राजधानी परिवर्तन कहाँ किया था? दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी किया था। कहाँ से? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही राजधानी परिवर्तन किया था। दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी, और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक था। और इब्न बतूता का कथन राजधानी परिवर्तन कर उद्देश्य दिल्ली के निवासियों को दंड देना था। इसका उद्देश्य था मोहम्मद बिन तुगलक का कि हम राजधानी जो दिल्ली से परिवर्तन करके मतलब निवासियों को दंड देना एक महत्वपूर्ण इसका तथ्य था। के ए निजामी के अनुसार देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। किसके द्वारा? दौलताबाद, के ए निजामी के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेने वाला प्रथम मुस्लिम सुल्तान था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया करता था। कौन? बरनी कटु आलोचक था। कौन था? बरनी कटु आलोचक। और सिक्कों पर उत्तीर्ण शब्द अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह और सुल्तान ईश्वर की छाया था। सुल्तान ईश्वर की छाया था। ईश्वर सुल्तान का समर्थक था। किसका था? ईश्वर सुल्तान का समर्थक। स्वर्ण सिक्के दिनार इब्न बतूता के अनुसार। किसके द्वारा? इब्न बतूता के अनुसार। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु बदायूनी का कथन में दिया गया। किसके कथन में? बदायूनी का कथन। सुल्तान को उसकी प्रजा और अपने सुल्तान से मुक्ति की हो गया। किसमें? बदायूनी के कथन था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गया। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से सबसे विद्वान शिक्षित था। और बरनी के अनुसार कहा जाता है कि 5 मुख्य योजनाएं दोआब में कर वृद्धि और दौलताबाद देवगिरी राजधानी घोषित किया गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान पर आक्रमण और कराचील का अभियान। किसका? कराचील। मोहम्मद बिन तुगलक का समय की बात है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो शासनकाल जो रहा था फिरोज शाह तुगलक का रहा था। किसका रहा था? फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक का जो था रोजगार विभाग, नियुक्ति के लिए रोजगार दफ्तर, गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल और अधिकाधिक लोगों को रोजगार देने का इसका प्रयास रहता था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का।
और अनुवाद क्या था इसका, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। दीवान ए खैरात, गरीब मुस्लिम अनाथ एवं विधवा स्त्रियों को आर्थिक सहायता दिया जाता था। किसका, दीवान ए खैरात का मतलब होता है गरीब मुस्लिम अनाथ एवं विधवा स्त्रियों को आर्थिक सहायता और गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था दिया जाता था। और दारुल सफ़ा क्या था, दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल के नाम से जाना था। दारुल सफ़ा एक क्या था, खैराती एक मतलब अस्पताल था और कुशल हकीमों की उपलब्धता था, मतलब गरीब आदमियों का जो वहाँ पे फ्री में इलाज करा सके। और दीवान ए खैरात क्या था, गरीब मुसलमानों एवं विधवा स्त्रियों को आर्थिक सहायता दिया जाता। दीवान ए बंदगान क्या था, दासों से जुड़े मुद्दों हेतु एक पृथक विभाग, प्रमुख वकील ए दर था। क्या था, दीवान ए बंदगान। ये सब जितना भी पॉइंट फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। दारुल सफ़ा के बारे में देख लेते हैं। दारुल सफ़ा क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल था, ये तो हो गया है। यहाँ पे दीवान ए बंदगान दासों से जुड़े था। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। लोक निर्माण का विभाग शोहरत आम लगभग 300 नवीन नगरों का निर्माण किया। किसने, अगर यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा नगरों का निर्माण किसने किया था, लगभग 300 नगरों का फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में होता। स्थापित प्रमुख नगर कौन कौन था, मतलब सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, मुख्य वस्तुकार और मालिक गाजी का सहना। और यहाँ पे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया कौन, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। दिल्ली के समीप 1200 नए फलों के बाग लगाए इन्होंने। अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा वर्तमान हरियाणा या यमुनानगर जिला से दिल्ली लाया। किसका, अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा का और वर्तमान हरियाणा या यमुनानगर जिले से दिल्ली लाया। 5 बड़ी नहरों का निर्माण इन्होंने ही करवाया है। सबसे बड़ा 5 नहरों का इन्होंने निर्माण कराया। हक ए सर्व क्या है, हक ए सर्व सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर अधिरोपित था। फिरोज शाह द्वारा आरोपित एकमात्र गैर इस्लामिक कर था। बंगाल अभियान, प्रथम अभियान के समय शासक हाजी इलियास था। कौन था, हाजी इलियास। पांडवों का नया नाम फिरोजाबाद था। इकदला का नया नाम आज़ादपुर था। और फतुहात फिरोज शाही क्या था, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी। फतुहात, अगर जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, इसमें क्या था, फतुहात फिरोजी में था इसका आत्मकथा। अब देख लेते हैं यहाँ पे नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में जान लेते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ख्वाजा जहाँ द्वारा जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया गया था और पंजाब का सूबेदार खीरीज खां का स्वतंत्र था। नुसरत शाह की चुनौती और तैमूर का भारत पर आक्रमण था। नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय जहाँ पनाह की सल्तनत से पालम तक इसके बारे में प्रसिद्ध कथन था। इसके बारे में मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। किसके साथ, मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत समाप्त हो गया था। यहाँ पे देख महत्वपूर्ण तथ्य है, मतलब परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप तुगलक वंश मृतप्राय हो गया। क्या हो गया, मृतप्राय। 1413 ईस्वी में सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन। और खीरीज खां का बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। खीरीज खां, दिल्ली के शासक दौलत खां पर विजय और तैमूर द्वारा सूबेदार नियुक्त किया गया खीरीज खां को। और 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार प्राप्त हुआ और सैयद वंश का संस्थापक था। कौन था, सैयद वंश का संस्थापक था। यहाँ पे इब्न बतूता जो विदेशी यात्री था, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आगमन हुआ था। किसका, इब्न बतूता जो विदेशी यात्री था, मोरक्को के मूल का अफ्रीकी यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आगमन हुआ। सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था और सुल्तान ने राजदूत बनाकर चीन भेजा था। अगर पूछे जाए क्वेश्चन, जैसे सुल्तान बनाकर राजदूत बनाकर किसको भेजा था, इब्न बतूता को भेजा गया। किताब उल रहला की रचना किया था, किसके द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का भी विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है।
सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरीज खां है। सुल्तान की उपाधि का धारण नहीं की गई थी और रैयत आला की उपाधि धारण की। तैमूर द्वारा प्रदत्त था। खुतबे में शाहरुख का नाम और तैमूर ने खिरीज खां को लाहौर, मुल्तान तथा दीवालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। किसने? तैमूर ने खिरीज खां को लाहौर, मुल्तान तथा दीवालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। सिक्कों पर तुगलक शासकों के नामों का अंकन कराया गया। किसके द्वारा? खिरीज खां के द्वारा। मुबारक शाह और मोहम्मद शाह। मुबारक शाह कौन था उसके बारे में जान लेते हैं। और मोहम्मद शाह। मुबारक शाह खिरीज खां के बाद गद्दी पर बैठा था। किसके बाद? खिरीज खां, जो सैयद वंश का संस्थापक था। स्वयं को सुल्तान घोषित किया। किसने? मुबारक शाह ने। यमुना के किनारे मुबारकबाद शहर बसाया। कौन? मुबारकबाद शहर बसाया। इसका स्रोत जो माध्यम था यहया बिन अहमद सरहिंदी के पुस्तक तारीख मुबारक शाही था। इसका क्या था? पुस्तक जो था तारीख मुबारक शाही। मेवात, कटिहार तथा गंगा दोआब क्षेत्र में अभियान किया इन्होंने। किसने? मुबारक शाह के द्वारा। मोहम्मद शाह, इसके समय दिल्ली सल्तनत बहुत छोटे क्षेत्र तक सीमित ही रहा था और सैयद वंश का पतन इसके साथ ही समय के साथ प्रारंभ हो गया और बहलोल लोदी का पुत्र को कहा। क्या? बहलोल लोदी को पुत्र कहा। अलाउद्दीन आलम शाह मोहम्मद शाह का पुत्र था। अलाउद्दीन आलम शाह जो था मोहम्मद शाह का पुत्र था। सैयद वंश का अंतिम शासक था और इसके वजीर अहमद खान ने दिल्ली पर कब्जे के लिए बहलोल लोदी को आमंत्रित किया था। किसने किया था आमंत्रित? इसके वजीर हामिद खान ने दिल्ली पर कब्जे के लिए बहलोल लोदी को आमंत्रित किया था। अंतिम समय बदायूं में व्यतीत हो गया था। यहाँ से स्टार्ट होता है लोदी वंश का शासनकाल। लोदी वंश का जो शासनकाल रहा 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासनकाल रहा और 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक और इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इनका जो लोदी वंश का जो शासनकाल रहा था। कब से लेकर? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो लोदी वंश का जो शासनकाल रहा था। अब यहाँ पे एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं। बहलोल लोदी के बारे में सबसे पहले, उसके बाद सिकंदर लोदी के बारे में जानेंगे, फिर इब्राहिम लोदी के बारे में बात करेंगे। बहलोल लोदी 1451 ईस्वी में लोदी वंश के संस्थापक बना था और अन्य नाम बहलोल शाह गाजी था और जैनपुर सबसे महत्वपूर्ण विजय हुसैन शाह सरकी को हराया था। किसको? हुसैन शाह सरकी को। बहलोल लोदी ने सिक्कों का प्रचलन करवाया था। उत्तर भारत में अकबर के शासन से पूर्व ही विनिमय का मुख्य साधन हो गया था और मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निज़ाम खां सिकंदर शाह लोदी को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। किसको? निज़ाम खां को, मतलब सिकंदर शाह लोदी को अपना उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल रहा था। किसका? बहलोल लोदी का। अब फरिश्ते के अनुसार 2 बार राज्याभिषेक बना। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। अब यहाँ पे उसके सिकंदर शाह लोदी के बारे में बात कर लेते। बहलोल लोदी का पुत्र जो था सिकंदर शाह लोदी 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान बना और लोदी वंश का महानतम शासक कहलाया। 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना कराया। किसके द्वारा? सिकंदर शाह लोदी का द्वारा आगरा शहर का और नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी आरंभ किया। किसने? सिकंदर लोदी ने। फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया और लज्जत ए सिकंदर शाही संगीत शास्त्र का ग्रंथ करवाया। शहनाई सुनने का शौकीन था। किसको? सिकंदर लोदी का। गुलरुखी उपनाम से कविता लेखन और अनाजों से चुंगी एवं जकात समाप्त किया। किसने? सिकंदर लोदी ने। उत्कृष्ट गुप्तचर व्यवस्था कराया और बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी के दरगाह पर होने वाला उत्सव पर रोक लगा दिया गया। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी के बारे में बात कर लेंगे। 1518 ईस्वी में महाराणा संगा से खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी परास्त हो गया। क्या हो गया? परास्त मतलब हार गया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के खिलाफ हुआ। इब्राहिम लोदी की पराजय मृत्यु युद्ध भूमि में ही हो गया। किसका? इब्राहिम लोदी। अगर क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है कौन सा ऐसा शासक था जो पानीपत की प्रथम युद्ध के दौरान ही उसका मृत्यु हो गया था, तो इब्राहिम लोदी आपको जवाब देना है। फरिश्ता का कथन, इब्राहिम लोदी मृत्यु उपरांत लड़ा और एक सैनिक की भांति मरा, मतलब एक सैनिक की भांति ही मरा, इन्होंने लड़ते लड़ते मरा। और नामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मरा था। किसके अनुसार?
नियामतुल्लाह जो नामतुल्लाह के अनुसार जो सुल्तान इब्राहिम अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मरा। यहाँ से लोधी वंश का समाप्त हो गया। अब आगे जाके हम लोग दूसरे पॉइंट में, लोधी वंश के समाप्त होने के बाद यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का स्थापना शुरू हो गया। इसका शासनकाल और किस कौन सा वंश कब रहा उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले संगम वंश, फिर संस्थापक था किसका, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हरिहर एवं बुक्का। संगम वंश का संस्थापक था हरिहर एवं बुक्का था। और सालू वंश का संस्थापक सालुब नरसिंह था। और तुलुब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। और आड़ाबीडू वंश का संस्थापक था तिरुमल था। ये सब जो विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो हुआ था उसका संस्थापक था। संगम वंश का हरिहर बुक्का था। सालू वंश का सालुब नरसिंह था। तुलुब वंश का वीर नरसिंह था। और आड़ाबीडू का था तिरुमल था। मतलब आप इस वीडियो को अगर देख के जाएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप अगर डेली पढ़ते हैं तो आप स्टेट विशेष की तैयारी करते रहिए, अपने मेहनत कीजिए, जान जीत लगा के जो होगा देखा जाए। 1 साल अपने आप को झोंक दीजिए, मेहनत करने से मत बैठिए, मेहनत करते रहिए, दिन रात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग संगम वंश के बारे में बात करेंगे। संगम वंश का संस्थापक कौन था, हरिहर एवं बुक्का। स्थापना 1336 ईस्वी में। संस्थापक कौन था, हरिहर एवं बुक्का था। हरिहर एवं बुक्का और हरिहर द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इस्लाम धर्म को स्वीकारा। किसको स्वीकारा, इस्लाम धर्म को स्वीकार लिया। मोहम्मद बिन तुगलक से पराजय होगा। और संत विद्यारण्य के प्रभाव से पुनः हिंदू धर्म में वापसी कर लिया गया। शिक्षा की प्राप्ति गुरु विद्यारण्य एवं भाष्यकार के सायन से हुआ। और बुक्का का पुत्र कौन था, महाराजधिराज की उपाधि और कनारा, मैसूर, चित्रनापली और कांची का विजय। श्रीलंका के राजा राजस्व वसूला। सबसे बड़ी सफलता बहमनी शासक से बेलगांव और गोवा छीनना। कौन था, बहमनी शासक से गोवा छीनना। और शिव के विरूपाक्ष के रूप में उपासक है। सालुब वंश, सालुब वंश का संस्थापक कौन था, नरसिंह सालुब था। संगम वंश के अंतिम शासक पदच्युत का शासक बना। सालुब वंश का स्थापना क्या इन्होंने ही, इमाड़ी नरसिंह सालुब का पुत्र था। कौन था, नरसिंह सालुब का पुत्र वीर नरसिंह और द्वारा प्रदीप किया गया था। तुलु वंश का संस्थापक कौन था, वीर नरसिंह। 1509 ईस्वी में इसका निधन हो गया था। यहाँ पे कृष्णदेव राय कौन था, शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग का था और उत्कृष्ट कवि लेखक था। रचनाएं क्या था इसका, आमुक्त मालस्य था, जाम्बती था और कल्याण नम था और उषा परिणय नियम था आदि। और संरक्षण 8 कवियों को उपाधि आंध्र भोज, यवन राज, स्थापनाचार्य, अभिनव भोज। और संबंधित किससे था, स्वदेशी विदेशी यात्री डोमिंगो पायस था। मंदिर निर्माण क्या था, विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर। किसने द्वारा, कृष्णदेव के द्वारा विट्ठल मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। कृष्णदेव राय से संबंधित कुछ तथ्य है। उदयगिरी किला कृष्णदेव राय द्वारा जीते जाने वाला पहला किला था। और गजपति राजकुमारी तुक्का देवी का अन्नपूर्णा देवी से विवाह किया गया था। और रायचूर अभियान में इस्माइल आदिल शाह को हराया था। गोलकुंडा के युद्ध के कुली कुतुब शाह को हराया। संपूर्ण साम्राज्य से विवाह कर समाप्त कर दिया। क्या संपूर्ण साम्राज्य से विवाह कर को समाप्त किया। अब आड़ाबीडू वंश क्या था, आड़ाबीडू वंश था तिरुमल द्वारा सदाशिवराज तुलुब वंश को अस्त कर स्थापना। बैकेंटू का राजा वाडियार मैसूर राज्य का संस्थापक का समकालीन। और राजधानी का कहाँ था, चंद्रगिरी था, स्पेन के साथ राजनीतिक। और शिष्ट भूकार क्या था, विजयनगर राज्य की आय के साथ प्रमुख स्रोत था। 98 और 58 केंद्रीय राज्य विभाग था। हम्पी क्या था, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी था। विश्व विरासत स्थल यूनेस्को था। और प्रमुख स्थापत्य क्या था, विरूपाक्ष मंदिर था। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट तालीकोटा का युद्ध क्या है। तालीकोटा का युद्ध रामराय के 2 मुस्लिम सेनापतियों गिलानी बंधुआ का विश्वघात पराजय के मुख्य कारण बना। कौन, ताली घाटी का युद्ध। हुसैन निजाम शाह ने स्वयं रामराय का वध किया। और 1565 ईस्वी में बीजापुर
बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर की संयुक्त सेना बना विजयनगर। और तत्कालीन विजयनगर शासक सदाशिव राय और वास्तविक शक्ति मंत्री को राम राय के हाथों में दे दिया। तालीकोट का युद्ध और बरार संयुक्त सेना में सम्मिलित नहीं। फरिश्ता के अनुसार युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया और वास्तविक क्षेत्र क्या रहा इसका? राक्षसी एवं तांगड़ी ग्रामों में मध्य स्थित। क्या रहा? राक्षसी एवं तांगड़ी ग्रामों में मध्य स्थित रहा। आप यहाँ से देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे इसमें इस वीडियो में दिया गया उस तरह आप नोट्स बना के अच्छे से पढ़ सकते हैं। विजयनगर का प्रशासन नायकों द्वारा राजों को भेंट प्रस्तुत किया गया और सेना का कमांडर नायक अपने क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार दिया गया। न्यायांकर व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के इक्ता व्यवस्था जैसा था और स्वरूप क्या था इसका? पारंपरिक निरंकुश राजशाही था। राजा अन्य पदनाम राय था। राजा का पद सर्वोच्च था। सभी शक्तियों राजा के सेना का सर्वोच्च अधिकारी के हाथ था। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में साहित्य तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़। तेलुगु में मुक्तमाल्यवाद लेखक कृष्णदेव, मनु चरित्र लेखक अल्लासनी पुद्दना और प्राजात अपरहन नमु कवि नंदी तिमुन्नु था। और संस्कृत में था मधुराब विजयराम, लेखक गंगा देवी, उषा प्रिनाम, प्रणयम और जम्बावती कल्याणम, मदालसा चिरुत्तम और लेखक कृष्णदेव राय था। और राजकाली निर्णय गुरु विद्यारण था। कन्नड़ में था इसका लेखक कौन था? चामरासा था। राम धन्य चरित्र, नल चरित्र और लेखक कानदास था। और कर्नाटक भारत कंथा मंजरी का लेखक था कुमार व्यास था। इन सभी का लेखक था विजयनगर साम्राज्य के संरक्षण में साहित्य था। साहित्य जो विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक जीवन क्या कह रहा? मंदिरों में देवदासी तथा समाज में सती व्यवस्था प्रचलित रहा था। वैभव पूर्ण जीवन। संगम शासक मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी रहा। समाज में 4 वर्ण था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और रेशम सूती वस्त्र का तथा इत्र का प्रचलन हुआ करता था। वेश्यावृत्ति का संस्थानीकरण था। इसमें विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक जीवन का उद्देश्य था। विजयनगर की स्थापत्य कला क्या क्या रहा उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मंदिर 4 दीवारी से घिरा हुआ था और द्रविड़ शैली में था। किसमें? द्रविड़ शैली में था। मंदिर की विशेषता देवता तथा उनकी भार्या के विवाह समारोह हेतु मंडप, कल्याण मंडप और सहस्त्र स्तंभ मंडप, अलंकृत स्तंभ पर दरियाई घोड़े की मूर्ति था। और प्रमुख भवन कौन था? हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर, हजारा राम मंदिर, कमल महल था। कहाँ पे? विजयनगर की स्थापत्य कला में था। दिल्ली सल्तनत विभिन्न प्रशासनिक विभाग क्या रहा? दीवान ए मुक्त खराज राजस्व विभाग और दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण, दीवान ए अमीर ए कोही कृषि विभाग, दीवान ए खैरात क्या था? दान विभाग था। और दीवान ए बंदगान दास विभाग था। सैन्य संगठन और सल्तनतकारी मुद्रा क्या क्या रहा? 10 सिपाहियों टुकड़ी का प्रावधान सरखेल में। 10 सरखेल, 1 सिपाहलकार था। 10 सिपा सलार था, 1 अमीर था। 10 अमीर था, 1 मालिक था। और 10 मालिक के बराबर 1 खान था। और सेना का मुख्य सेनापति सुल्तान था। इसका मतलब सैन्य संगठन का दशमलव प्रणाली पर आधारित था। अब यहाँ पे इसके बारे में सल्तनत कालीन में मुद्रा क्या था? 2 प्रमुख मुद्राएं, टाका चांदी मतलब जीतल तांबा, जरीकर्ता इल्तुतमिश। और टाका एवं जीतल का अनुपात 1:48 है। टाका 1 और जीतल कितना था? 48। सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर टंक-एस या जरीकर्ता मोहम्मद बिन तुगलक, अद्द एवं बीख जरीकर्ता फिरोज तुगलक था। कर निर्धारक कौन था? फिरोज तुगलक। कुरान के नियमानुसार पर निर्धारण 4 कर लगाने की अनुमति। और खराज क्या था? खराज जजिया, खुम्स लूट का धन, जकात। और सिकंदर लोदी के अनुसार सिकंदर लोदी गड़े हुए खजाने में से कोई एक हिस्सा नहीं लिया। और शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन रहता था? चौधरी रहा करता था। विजारत इस्लामी कानून में मान्यता एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफा ने फारस से ली। किससे ली? अब्बासी खलीफा ने फारस से ली। और प्रथम वजीर कौन था? अब्बास फजल बिन अहमद महमूद गजनवी के शासनकाल में। और राज्य विभाग का प्रधान किसको दिया जाता था? वजीर को दिया जाता था। किसको? वजीर को दिया जाता था।
अब बिजारत का स्वर्ण काल तुगलक काल में था। अब फिरोज शाह तुगलक के समय में चरमोत्कर्ष के ऊपर था। दिल्ली सल्तनत के शासन काल की व्यवस्था क्या रहा? न्यायिक प्रशासन सुल्तान सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी हुआ करता था, काजी मुख्य न्यायिक अधिकारी हुआ करता था। और सैन्य प्रशासन क्या था? सुल्तान सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेना का विभाजन, सवार एक क्लब केंद्रीय सेना था, और हस्म अतराफ था प्रांतीय सेना था, प्रांत में जो रहता था उसका सैन्य था। इक्ता व्यवस्था क्या था? फिरोज शाह तुगलक के समय इक्ता व्यवस्था वंशानुगत था। क्या था? फिरोज शाह तुगलक में था इक्ता व्यवस्था वंशानुगत था, मतलब वंश के अनुसार चलता हुआ था। राज्य को इक्ताओं में बांटा गया था जिसका प्रमुख इक्तदार होता था। और फवाजील इक्ता से प्राप्त अतिरिक्त आय जो सरकारी खजाने में जमा की जाती थी। और इल्तुतमिश के समय सुव्यवस्थित हुआ और प्रथम इक्ता मोहम्मद गौरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदत्त था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी को प्रदत्त था। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य भारतीय तथा इस्लामिक स्थापत्य का मिश्रण, चूना राबिस तथा सुर्खी का प्रयोग, अरबस्क स्क्रिप्ट्स एवं कूफी शैलियों का आगमन, मेहराब तथा गुंबद का प्रदान था। दिल्ली सल्तनत के कला एवं स्थापत्य, कला से रिलेट था और स्थापत्य था। यहाँ पे बलबन का मकबरा बलबन के द्वारा निर्मित था। और यहाँ पे निर्माण कार्य और शासक कार्य के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। निर्माण कार्य क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ हुआ। इल्तुतमिश के दौरान क्या क्या हुआ था? सुल्तानगढ़ी, हौज शमसी ईदगाह और अतरकीन ईदगाह और कुतुब मीनार के निर्माण किसके द्वारा? इल्तुतमिश का निर्माण। और शासक क्या इसका था? निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। जमात खाना मस्जिद का, हजार सितून का, हौज अलाई का, मुबारक शाह खिलजी के द्वारा ओखा मस्जिद का। कुतुब मीनार, इसके बारे में जान। निर्माण कार्य कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ हुआ था कुतुब मीनार का, और इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण हुआ था। मतलब पूर्ण कैसे हुआ? चौथी मंजिला क्षतिग्रस्त हो गया था क्योंकि बिजली के कारण गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। फिरोज शाह तुगलक द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चौथा मंजिला का निर्माण हुआ, मतलब सिकंदर लोदी के द्वारा। और सिकंदर लोदी के द्वारा मरम्मत एवं 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया था।